जिप्सम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला एफडीजी जिप्सम, दूसरा माइंड जिप्सम। एफडीजी जिप्सम बनाने के लिए कोयले के धुएं को चूने के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे इसका निर्माण होता है। और माइंड जिप्सम को डायरेक्ट यानी खुदाई करके ज़मीन से निकाला जाता है। एफडीजी जिप्सम को सामान्यतः थर्मल पावर प्लांट में बनाया जाता है, जिससे वातावरण में सल्फर नहीं जाती है, जो एसिड रेन का मुख्य जिम्मेदार होता है। दोस्तों, वैसे तो जिप्सम के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके दो ही प्रकार जो ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला CaSO4.12H2O, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है CaSO4.2H2O, जिसे हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिप्सम के वैसे तो बहुत सारे उपयोग है, जैसे सीमेंट बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, होल सीलिंग करने में। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो धातु को पिघलाकर साफ किया जाता है, उसमें भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेती के उपयोग में लिए जाने वाले जिप्सम के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर। और आज के इस वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, जो खनिज जिप्सम होते हैं और एफडीजी जिप्सम होते हैं, उनमें कुछ अंतर होते हैं जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। कैल्शियम और सल्फर के अलावा भी और भी तत्व मौजूद होते हैं इन दोनों में, लेकिन खुदाई करके निकाले गए जिप्सम में हेवी मेटल्स की मात्रा ज़्यादा होती है बजाय एफडीजी जिप्सम के, जो कि एक चिंता का विषय है अगर खेती में उपयोग करते हैं तो। इसकी जगह हम एफडीजी जिप्सम का प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही उचित होगा, क्योंकि इसमें जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। तो अगर आप खेती के लिए जिप्सम का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एफडीजी जिप्सम का ही उपयोग करना चाहिए। और जिप्सम में सभी तत्व होने के बावजूद भी ये मिट्टी की पीएच में 0.2 से 0.3 जितना ही अंतर ला सकता है, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जिप्सम के जन्म के साथ ही एसिड बनता है, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। और दूसरी खास बात किसान भाइयों, कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो ये पानी को जाने के लिए रास्ता भी आसानी से दे देता है। इसके साथ ही यह सख्त मिट्टी को ढीली पटकने में और जो उसकी जल धारण करने की क्षमता होती है उसे भी सुधारता है। जिप्सम की घुलनशीलता साधारण पानी में 2.53 ग्राम होती है, और ऐसा पानी जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा हो तो उसमें जिप्सम के घुलने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, लगभग 10% के बराबर। और जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है, इसकी घुलने की जो क्षमता है वो भी बढ़ने लग जाती है। मतलब कि जैसे जैसे जिप्सम मिट्टी में नीचे जाता जाएगा, उसकी घुलने की वो जो क्षमता है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पौधा है वो जिप्सम को सिर्फ घुलनशील रूप में ही ले पाता है, जो घुलनशील जिप्सम होता है उसे ही ले पाता है। जिप्सम को पूरा घुलने के लिए 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। तो कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति के लिए आप उस समय जिप्सम का प्रयोग नहीं कर सकते जब पौधे को कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता तुरंत होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इसका स्प्रे के माध्यम से उपयोग करें। तो देखिए, ऐसा करने की आपको बहुत ही कम लोग सलाह देंगे, लेकिन इसका स्प्रे किया जा सकता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर। ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना भी है, और वह इसमें सभी पोषक तत्व होने का दावा भी करते हैं। भले ही वो कम मात्रा में हो, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की मात्रा लगभग सभी की होती है। और इसके असर को लेकर भी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। इन सब बातों से अलग हटकर अगर आप स्प्रे भी करते हैं तो आपको जो इसका खर्च है बिल्कुल ना के बराबर आता है। जो आपको मेन खर्च है वो सिर्फ स्प्रे कराने का ही आता है, बाकी जो इसकी कीमत है वो बहुत ही कम है। और ऊपर से कुछ राज्यों में सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है। आप 1 एकड़ खेत में इसे हर साल यानी कि प्रति वर्ष 25 से 75 किलो तक उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए किसान भाइयों, इसे और भी आसानी से समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जिप्सम एक नाव है जिसकी मुख्य सवारी कैल्शियम और सल्फेट करते हैं। अब इसमें से कैल्शियम नीचे उतर जाता है जब इसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम जैसे अन्य कोई चार्ज वाले तत्व मिल जाते हैं, तो नाव उन्हें लेकर चलती रहती है पानी की धारा के साथ। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है और पानी सीधा नीचे चला जाता है तो नाव भी सीधी नीचे चली जाती है, जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती है। इसलिए ये सोडियम और एल्यूमिनियम के साथ बाकी अन्य पोषक तत्वों को भी ज़मीन के अंदर तक पहुँचा देता है, जिसकी वजह से मिट्टी में असंतुलन पैदा हो जाता है। इसलिए रेतीली मिट्टी में बिना जांच कराए जिप्सम का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और वही अगर हम बात करें भारी और चिकनी मिट्टी की, तो इसमें ये जिप्सम का प्रयोग करने से ये एक तो पानी को जाने के लिए रास्ता दे देता है, और जो मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, और पोषक तत्वों का जो बहकर बाहर चले जाते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। मिट्टी में भुरभुरापन आता है, और जिसकी वजह से
हवा का संचार है वो भी बढ़ जाता है और इसी वजह से जो जीवाणुओं की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी मिट्टी के अंदर। और इसी वजह से जिप्सम को भूमि सुधारक भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को भी संतुलित करता है। अब दोस्तों, मिट्टी में जिप्सम की कितनी आवश्यकता है इसका सही अंदाज़ा तो मिट्टी की जांच करने के बाद ही पता चलता है, लेकिन जो मिट्टी का पीएच होता है उसकी मदद से थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें जिप्सम की कितनी आवश्यकता है। अगर आपके मिट्टी का पीएच 5 से कम और 9 से ज़्यादा है तो आपको 75 किलो प्रति वर्ष इसका उपयोग करना है। अगर इन 5 से ज़्यादा और 9 से कम है तो आपको 25 से 50 किलो प्रति वर्ष उपयोग करना है जिप्सम का। दोस्तों, ये एक अंदाज़ा है जो हमने आपको बताया है। बाकी चूना और जिप्सम मिट्टी से ही निकलते हैं और हम उसे मिट्टी में ही देते हैं मिट्टी की आवश्यकता के हिसाब से। और पौधे को कम अवधि में ज़्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, जो कि इनसे पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे घुलनशील रूप में आते हैं और अपना काम करते हैं, तो इसलिए ये खाद की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। यह भूमि सुधारक है, हालांकि उत्पादन में भी वृद्धि करती है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी होती है, लेकिन ये खादों की जगह ये काम नहीं करते, ये उनके पूरक हैं। और हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इनमें मौजूद पोषक तत्वों की गणना कर उनके महत्व के बारे में बताते हैं, और कुछ लोग तो मतलब इसमें मौजूद सल्फर को फफूंदीनाशक भी बताते हैं। देखिए किसान भाइयों, सल्फर का प्रत्येक रूप फफूंदीनाशक नहीं होता है, उसका कुछ एक रूप ही फफूंदीनाशक होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमें इसका उपयोग कैसे करना है। तो आपको इसका उपयोग बरसात आने से पहले अपने खेत में इसे समान रूप से छिड़काव करना है। मतलब कि आप अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो आप फव्वारा विधि या रेन पाइप किसी भी तरीके से, लेकिन आपको इसे छिड़काव करने के बाद ऊपर से ही पानी देना है। अगर ऐसी व्यवस्था आपके पास ना हो तो आप पहले खेत में पानी भरकर बाद में इससे ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये ऊपर पड़े पोषक तत्वों को ज़मीन के अंदर लेकर जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके खेत का पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कि पानी का पूरा रिसाव ना हो जाए। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल आपके मन में हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बढ़िया भविष्य की खोज में हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और उन सभी किसान भाइयों का धन्यवाद जो हमारी जानकारी और लोगों तक पहुंचाते हैं, वीडियो को शेयर करके या अन्य किसी तरीके से, उन सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान और धन्यवाद।